नमस्कार, जोहार दोस्तों। जीप की चाय सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आया हूँ जमशेदपुर के नामी सरकारी हॉस्पिटल एमजीएम हॉस्पिटल और यहाँ आपको मिलवाने जा रहा हूँ रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन। काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी लोग जानते हैं इनको, दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। डॉक्टर ललित मीन जी हाँ दोस्तों, दर्द हरता है, जीवन देता है, जीने की उम्मीद जगाता है। ऐसे ही नहीं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर कहलाता है। ऐसे ही कोई भगवान नहीं मानता डॉक्टर को, ऐसे ऐसे केस हैंडल करते हैं, लोगों को नया जीवन देते हैं, जो निराश हो चुके हैं उसमें आशा की किरण जगाते हैं। ऐसे डॉक्टर से मिलते हैं और बात करते हैं कैसे कैसे चैलेंजिंग जॉब करते हैं, क्या क्या कठिनाई आती है और कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर ललित मीन से। और सर, आप अपने बारे में बताइए कि कब से आप इस जॉब में आए हैं, इस फील्ड में आए हैं और कब से लोगों की सेवा कर रहे हैं। 1990 में हम झारखंड हेल्थ सर्विसेज में आए। हमारी पदस्थापना गुमला जिला के रायडी प्रखंड में हुई थी। तत्पश्चात हमने पोस्ट सुपर स्पेशलिटी क्वालिफाई करने के बाद प्लास्टिक सर्जरी पीएमसीएच पटना से 5 सालों में एमसीएच की डिग्री हासिल की। तत्पश्चात हमारी प्रथम पदस्थापना हुई स्पेशलाइजेशन करने के बाद सदर अस्पताल चाईबासा में। वहां 10 साल लगभग हमने बिताए। 10 साल में हमको ये महसूस हुआ कि हमको आगे बहुत कुछ करना है, जिसकी वजह से और जो सुविधा हमारे पास उपलब्ध थी उसके लिए चाईबासा जैसा छोटा शहर सक्षम नहीं था। तो हमने डिसाइड किया, जैसे यहाँ पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बर्न वार्ड खुलने की सूचना प्राप्त हुई तो हमने वहां अप्लाई किया और अप्लाई करने के 2005 में हम यहाँ आ गए और तब से लेकर के आज तक हम यहीं पर हैं। सर, ये चीज जानना चाहेंगे, बर्न इंजरी जो है अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है, तो इसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है सर, और इसमें प्लास्टिक सर्जरी कितना अहम रोल अदा करता है। जहां तक बर्न इंजरी का सवाल है, ये इलाज शुरू हो जाता है जहां पर मरीज जलता है, जिसे हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एड मैनेजमेंट स्टार्ट्स एट होम एट द साइट ऑफ बर्न इंजरी, नॉट इन द हॉस्पिटल। उसके लिए हम सिर्फ 2-3 बातों को ध्यान देना पड़ता है ना। पहला है कि आग हम कैसे बुझाएं। सही, ठीक है ना। अगर किसी जलते हुए व्यक्ति को के पास आप हैं तो सर्वप्रथम उनको जमीन में लेटा दीजिए और कोई भी कंबल या मोटा कपड़ा ढक दीजिए, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और आग बुझ जाएगा। उसके बाद उसको रनिंग वाटर में तो जले हुए अंग को भिगोए आधा घंटा तक। उससे 2 फायदा हो, है ना। पहला तो उसका जो जलन है दर्द का वो कम होगा, दूसरा उसका डेप्थ ऑफ इंजरी कम होगा। तब वही कपड़े में लपेट करके जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हमारा है, यहां पर प्राय लोग रूरल एरिया से आते हैं, तो नजदीक के स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो है केंद्र, वहां जाकर के प्रथम उपचार वहां शुरू होना चाहिए जी। कम से कम वहां लोग एक आईवी फ्लूइड लगा दे और बेसिक जो पेन किलर है वो दे दे और तब पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करें। हम ये भी बताना चाहेंगे कि शुरुआत का 6 घंटे में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ना ही कोई ड्रेसिंग का रोल है। उसको जो भी कपड़ा सामने आपके उसी में लपेट करके पेशेंट को, जो टर्शियरी हेल्थ सेंटर है विशेषकर सिंहभूम जिला में, वो है हमारा एमजीएम हॉस्पिटल। और जब से यहाँ स्थापना हुई है तो पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन आईवी फ्लूइड्स लगाते हुए उनको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। उसका वजह यह है कि पेशेंट शॉक में ना जाए। शॉक से बचाने के लिए, क्योंकि निर्जलीयकरण काफी तेजी से होती है ऐसे मरीजों में, तो जिसके कारण पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। और जितने जल्दी इलाज शुरू हो उतना जल्दी पेशेंट को हम हाइपोवोलेमिक शॉक से बचा सकते हैं। और एक चीज है, जैसे बंद कमरे में अगर कोई व्यक्ति जला है तो प्रथम काम करना है कि जितना खिड़की दरवाजा सब खोल देना है ताकि उसका जो धुआं वो अंदर ना दे। अभी हाल ही में दिल्ली में, राजकोट में जो भी हादसा हुए हैं, है ना, उसमें मैक्सिमम स्मोक इनहेलेशन के कारण मौत हुई है। वेंटिलेशन प्रॉपर। यस, क्योंकि स्मोक इज मोर डेंजरस देन बर्न इंजरी इटसेल्फ।
इस चीज को ध्यान देना है। और इनहेलेशन बर्न विथ थर्मल बर्न वो और डेंजरस माना जाता है। ठीक है। फिर अस्पताल आने के बाद अस्पताल में पेशेंट का एक मोटा मोटी असेस कर लिया जाता है इमरजेंसी में, कितना जला है। उसी हिसाब से पेशेंट को सबसे पहला काम करना है कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से है। उसमें जितने ज्यादा कैलकुलेटेड डोज के अनुसार हम लोग फ्लूइड्स देते हैं, तो जितने भी ज्यादा पानी फ्लूइड्स देंगे उतना ज्यादा पेशेंट को हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से बचा सकते हैं। और जब से यहाँ बर्न यूनिट की स्थापना हुई है ना, जो मान लीजिए 40 से 60% बर्न हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से नहीं होता। ये इंस्ट्रक्शन है कि केवल फ्लूइड्स दें। इसमें सर प्लास्टिक सर्जरी कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बर्न के बाद? प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है बर्न। ओके। बिकॉज बर्न में सिर्फ बर्न का इलाज करना नहीं है, बर्न एंड रिकंस्ट्रक्शन भी करना है, ताकि वो मरीज को हम नॉर्मल लाइफ दे सकें, एक आम आदमी के बजाय के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। ठीक है। एंड रिजल्ट ऑफ द पेशेंट वही होना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट को बर्न इंजरी होती है तो वो काफी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में रहता है। ठीक है। वो जिसके कारण साइकोलॉजिकल पेशेंट पड़ता है। अगर एक्सीडेंटल बर्न है तो, अगर सुसाइडल बर्न है तो साइकियाट्रिस्ट का रोल आता है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट करना है पेशेंट। हमारे बर्न यूनिट में साइकियाट्रिस्ट का उतना ही रोल है जितने प्लास्टिक सर्जन का रोल है, एक साइकोलॉजिस्ट का उतना ही रोल है जितना प्लास्टिक सर्जन का, एक फिजियोथेरेपिस्ट का उतना ही रोल है जितना एक प्लास्टिक सर्जन। सर अभी भी बहुत सारा मिथ है लोग के बीच में, अंधविश्वास बोले या पुराना रूढ़िवादी लेके चलते। कोई जल गया तो टूथपेस्ट लगा लेते हैं, कोई हल्दी लगा लेता है या ये कर लेता है। आपके पास तो बहुत सारा केसेस आते होंगे सर इस तरह का, जो घर में जो सामान उपलब्ध है जी, है ना, जैसे टूथपेस्ट हुआ, हल्दी हुआ, यहाँ तक कि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो गोबर लगाते हैं। गोबर लगाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है सर, और इस मिथ से कैसे निकला जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो लोगों के दिमाग में उस वक्त क्या करना है ये नहीं जानकारी होती है। सिर्फ पानी फेंकते रहे उसके ऊपर उतना ही काफी है। बाकी सब कोई भी चीज लगाने से कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है। ये सब जो है कंप्लीटली अवॉइडेड और ये बर्न पेशेंट। दूसरे लोग, बहुत लोग गांव में विशेष करके गांव देहात में जाते हैं, वहां होता क्या था कि बच्चे को कुछ भी ये हुआ तो गर्म तेल से उसको सेका जाता था, जिससे जल जाता था शरीर का कई का। ठीक है। तो वो भी एक समय दैट शुड बी डन। इस तरह का चीज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सर आपने तो इतना पेशेंट को देखा होगा, इतना ट्रीटमेंट किया है, कुछ ऐसा स्टोरी बताना चाहेंगे कि आप वैसा पेशेंट आपके पास आया था जो काफी निराश है, या वो लोग उम्मीद छोड़ दिया था कि ये रिकवर कर पाएगा और आपने उसका रिकवर किया? कुछ स्टोरी बताना चाहेंगे वैसा? हमारे पास 3-4 मरीज ऐसे हैं, थे और हैं अभी भी जी, जो कि दे वर राउंड अबाउट 40 to 60% बर्न, जो कि काफी ज्यादा माना जाता है ना। उन लोगों को मेहनत करके हमने बचाया, है ना। और नाउ एक लड़की है जिसके हस्बैंड ला करके उनको छोड़ दिए, और फिर वो उनको हमेशा के लिए छोड़ दिए। वो लड़की करीब 45% चली हुई थी और बिल्कुल स्वस्थ होकर के वो यहाँ से गई, और आज के तारीख वो कहीं प्रखंड की मुखिया है। अरे वाह, That's encouraging। ये सही है सर। हाँ, बहुत अच्छा सर। जनरली बर्न को तो हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं, कितने परसेंटेज बर्न को रिकवर किया जा सकता है यदि हम बात करें परसेंटेज पे? परसेंटेज की अगर सुविधा हो, जी सर, ठीक है, सुविधा के बारे में हम अलग से जिक्र करेंगे। सुविधा अगर हो तो हम 90% पेशेंट को बचा सकते हैं। यहाँ तक यूजुअली हमने 60 to 70% जो बर्न इंजरी है उनको भी बचाया विद गुड रिजल्ट्स। वेरी नाइस सर। जैसे आप बताते हैं लोग जल जाते हैं, जलने के बाद निशान जनरली रह जाता है, जो कि लाइफ टाइम तक बहुत लोग को लगता है कि अरे जला हुआ निशान खासकर लड़कियों के लिए तो अच्छा नहीं होता। तो आप तो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, कितना
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कितना हद तक ये रेक्टिफाई कर पाता, सही कर पाता है? एक बार जब मरीज जल जाता है, जल के आता है, तो उसमें चमड़े की स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग माने दाग हो जाता है। दाग को ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि जिसमें दाग कम से कम रहे, पर ऊपर वाला का बनाया हुआ जो चमड़ा है वो वापस नहीं दे पाता। हाँ, पेशेंट को हम एक एक्टिव नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं, है ना, पर वो जला हुआ अंग को हम नॉर्मल में लाना, छोटे एरियाज जो जले हुए हैं वो संभव है ना, जैसे हुआ विशेष करके वो सब एरिया जैसे चेहरे हुए, हाथ हुआ, जो काम करने वाला है, वो सब अंग में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि वो एक नॉर्मल सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंटेबल रख सके। तो ये सर, जो हम लोग प्लास्टिक सर्जरी से काफी हद तक चेंजेस ला सकते हैं बॉडी के स्कार वाले में, कितना चांसेस है इसका रिकवरी करने का, और पेशेंट फिर से होता है, इसमें फेलियर होने का भी चांसेस रहता है क्या किसी प्लास्टिक सर्जरी का? प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा सब्जेक्ट है तो यहाँ दो, बर्न विद प्लास्टिक सर्जरी, है ना, दोनों का प्लास्टिक सर्जन का काम। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा प्रोसीड्योर है, इट्स अ रिपीटिंग प्रोसेस। कोई ये नहीं कह सकता है कि एक ही बार में हम ठीक कर देंगे। देयर हैज टू बी अ सीरीज ऑफ प्रोसीड्योर्स, देयरबाय जो भी कमी है, विशेष करके पेशेंट जिसका चेहरा जल जाता है वो कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं कि हमारा चेहरा और अच्छा हो सकता है, तो वो धीरे धीरे करके एक एक अंग को ध्यान देते हुए तब उस पर ऑपरेटिव प्रोसीड्योर से दाग को मिनिमाइज किया जाता है और कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। Got my point? ओके, यस सर। ये लॉन्ग टाइम स्लो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सर। ये प्लास्टिक सर्जरी It requires a long-term follow-up. लॉन्ग टर्म फॉलोअप, राइट सर। ये कितना कॉस्टली होता है और क्या एफोर्डेबल है सर? मिनिमम कॉस्ट में यहाँ सुविधा हम दे सकते हैं। ये भी It is not a costly. बाहर प्राइवेट में प्लास्टिक सर्जन का कॉस्ट ज्यादा है, ओके, ठीक है ना, पर यहाँ हमारे सरकारी संस्थान में वो इट इज अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। इवन जब से हमने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना चालू किया है, रिजल्ट्स हमको और एनकरेजिंग मिल रहा है। जैसे लेटली आई हैव बीन यूजिंग कोलैजेंस, है ना, ठीक है, उसका बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स है, ठीक। फिर दूसरा कि हम यहाँ पर एक स्किन बैंक्स की कमी है, जिसके वजह से, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि 90% बर्न्स कैन बी सेव, उसमें आप स्किन बैंक से स्किन लीजिए, कवर कर दीजिए, देन टिश्यू स्किन कल्चर कीजिए, छोटा सा स्किन लेकर के कल्चर करके उसको डाल दीजिए। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट वन कैन सेव 90% बर्न, पर इस पर की वो सब सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। तब अभी कितना एडवांस हो चुका है सर, इंडिया मतलब किस में लेवल तक हम लोग जा पाए हैं? स्किन बैंक्स है, ओके, कहाँ पर है सर? आसपास में यदि बात करें, आसपास में वो अधिकतर वो स्किन बैंक्स है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट यहाँ ईस्टर्न जोन नियर बाय में ऑफ अभी इंडिया में नहीं, अभी इसकी कमी है। ये यदि फुलफिल हो जाए तो हम लोग 90%। दूसरा, आपने सेल थेरापी का नाम सुना हो? यस, लेटेस्ट स्टेम सेल थेरापी। स्टेम सेल थेरापी के द्वारा भी मैक्सिमम कवरेज बर्न पेशेंट्स को मुहैया कराया जा सकता है, पर दोज आइटम्स आर कॉस्टली, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जिसके लिए सरकार सर एक प्लास्टिक सर्जरी की बात होती है, तो जैसे आप बर्न की प्लास्टिक सर्जरी हुई और अभी लोगों में होड़ मची हुई कि हमको और सुंदर बनना, तो वो लोग भी प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने चेहरे को, पार्ट है कॉस्मेटिक सर्जरी, राइट, जी सर, और जिसको एस्थेटिक सर्जरी भी कहा जाता है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में जितने भी अपने आप को जैसे झुर्री हुआ, जो भी मोल हुआ, है ना, जो भी स्कार्स हुआ, वो सबको हटाया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी। और दोज आर कॉस्टली ट्रीटमेंट। उसके अनुसार लेजर्स का रोल है उसमें, लेजर्स की सुविधा अगर आपके पास है तो लेजर्स यूज कर सकते हैं। मतलब ये दोनों अलग है चीज, ये दोनों अलग है। आप बर्न के बाद पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, बर्न में भी लेजर सर्ज का इलाज है। बर्न के जलने के बाद जो मांस खड़ा हो जाता है या मांस सख्त हो जाता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए लेजर
उससे और बेटर हो सकता और है। बेटर। और जो आजकल चेंजेस अपने जो आप बता रहे झुर्रिया या मोल से सब के लिए, तो उसके लिए उसके लिए भी भी बहुत सारा बहुत सारे प्रोसेसेस आ गए हैं। इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव में बोटॉक्स आता है। तो ये ट्रीटमेंट मतलब लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट हो जाता है। There's one patient, one lady, 55 years old, develops on it, Okay. जिसका चेहरा पर काफी भयानक तरीके से इतने सेकंड डिग्री टू थर्ड डिग्री पर उस लेडी, है ना। तो उसको हमने इलाज किया और इलाज करने के बाद उनका कम से कम 4 से 5 बार ऑपरेशन, तब उसके बाद उसका चेहरा इंसान जैसे लगने लगा। अच्छा, इस स्थिति में आ ये जाता है। स्थिति में आई। ये एक बच्चा है, कम से कम 2 महीना या कितना था, वो जल गया जिसकी वजह से हड्डी भी उसका दिख रहा है, 4 डिग्री बर्न में आता है ये, है ना। ये स्किन ग्राफ्टिंग के द्वारा ये ठीक किया गया है। कोई ऐसा वाकया आपके नजर में कि कोई पेशेंट को लेके आया है और उसने अपनी कुछ गलतियां के चलते पेशेंट का जो स्टेज था उसको और खराब करके लेके आया है, ऐसा कुछ करके लाते हैं क्या पर्सन? जैसे हमने कहा कि गोबर लगा दिए, जी, है ना, हम्म। वो सब नहीं। वो सब नहीं, क्योंकि उसको और हैंडल करना और दिक्कत होता है, केस खराब हो जाता है। सर, प्लास्टिक सर्जरी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, चैलेंजिंग भी है। जो यंग जनरेशन अभी या तो एमबीबीएस कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं प्लास्टिक सर्जरी के, तो उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे या कुछ उनको बताना चाहेंगे? हम तो यही करेगा, इट्स अ फास्ट ब्रांच, वेरी फास्ट। अगर आप प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं, कितने लोगों को हमने यहाँ से पास करने के बाद लोग आए, मिले और आज एम्स जैसे जगह में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, आफ्टर कन्विंसिंग देम दैट यू विल बी अ गुड surgeon, plastic surgeon, they are there. Another senior resident who qualified for MCH, now he is pursuing MCH. कितना स्कोप इंडिया में इसका सर? बहुत ज्यादा स्कोप, अभी भी प्लास्टिक सर्जन्स की कमी है, और विशेष करके झारखंड जैसे। I was the first plastic surgeon to be posted in a government institution. उसके पहले तक कोई प्लास्टिक सर्जन, सरकार इसमें ध्यान नहीं देगी। बर्न्स का रिकंस्ट्रक्शन, बर्न्स पर सरकार का जरा से नहीं ध्यान। इस अफसोस की बात यही है कि हमारे प्लास्टिक सर्जन आज तक प्लास्टिक सर्जरी भी, बर्न्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी विभाग आज तक अलग डिपार्टमेंट नहीं हो पाया है, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट का। सर, फील्ड तो बहुत सारा था, फिर आप प्लास्टिक सर्जरी जो सिलेक्ट किए तो इसके पीछे कुछ स्टोरी है या जस्ट आप ऐसे ही? नहीं, आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सम रिकंस्ट्रक्टिव वर्क, ओके, ताकि उस अंग को हम कितना मैक्सिमम हम काम में ला सकें। बाकी सर जनरल सर्जन्स काट के निकालते हैं, Yes. हम फिर वापस डालते हैं, बस यही करते हैं और उसको फंक्शनल बनाते फिर से उसको ऐड करते हैं Add उसको कुछ और फिर उसको सही करते हैं। तो उसमें जो मजा है, और इंडिविजुअल हर एक केस डिफरेंट है, कोई सिमिलैरिटी आपको नहीं मिलेगी। जैसे आपने देखा कि दूसरा और एक है हमारा एक सीरीज है जिसमें एलिफेंटियासिस, हाथी पैर जिसको बोला जाता है, हाँ। हाथी पैर का कम से कम हम 15 से 20 ऑपरेशंस किए हैं विद गुड रिजल्ट्स। वो किस रीजन से होता है सर? और दैट इज ड्यू टू फैलेरिया लिम्फेडिमा जिसको बोलते हैं, फैलेरियल इन्फेक्शन के कारण, मच्छर के काटने से होती है। तो ये सही हो सकता है सर फैलेरिया वाला केस? सही नहीं हो सकता है, पर पेशेंट को उस भारीपन से निजात हम दे सकते हैं। शरीर का जो वजन जो बढ़ा हुआ है 25 से 30 किलो तक वजन हमने कम किया है फैलेरियल टिश्यू को हटाने के बाद, और पेशेंट सबसे राहत का सांस लेता है कि वजन मेरा हल्का हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो बहुत गया। सारा। सर, जब आए थे तो आपने कुछ बताया था कि पेरेंट्स का स्किन को भी यूज करके हम लोग बच्चे में डालते हैं। हमने कम से कम 10-15 केसेस किए जी। हैं, इसमें इसे हम होमोग्राफ कहते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा है, उसके पास उतना ये नहीं है, चमड़े नहीं है उपलब्ध ऑपरेशन के लिए, तो उस स्थिति में हम जो पेरेंट्स जिसका ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है उनका स्किन लेकर के बच्चे में डालते हैं, एंड आई हैव अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अभी भी 2-4 बच्चे हमारे यहाँ भर्ती हैं जिनका हमने इस तरह से इलाज किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताया सर, प्लास्टिक सर्जरी बर्न से रिलेटेड। होप है कि लोगों को काफ़ी कुछ इससे आइडियाज़ मिलेगा, और जो आज गलत वे में या जो आइडियाज़ के कमी के चलते गलत प्रोसेस कर रहे थे,
सही प्रोसेस में आएंगे। और एक उम्मीद जरा है आपके बातों से कि नहीं, यदि कुछ वैसा हो जाता है तो वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और सही हो सकते हैं। तो इसके लिए आपसे मिल सकते हैं। और सर एमजीएम हॉस्पिटल जमशेदपुर में रहते हैं। और सर यदि कोई आपसे ऑनलाइन या इसके थ्रू भी यदि कुछ सलाह लेना चाहे तो क्या मिल सकता है उन्हें? दे सकते हैं, दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए, तो सर से वो भी आइडियाज़ मिल जाएगा आपको। और होप आपको सर की बातें पसंद आए। सर आप हमारे चैनल पे आए, इतने अच्छे बात बताएं, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो आज आपको मिलवाएं डॉक्टर ललित मिन जी से, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्लास्टिक सर्जन हैं, एमजीएम हॉस्पिटल में रहते हैं। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दिया इन्होंने सर्जरी, बर्न, इसके बारे में। ऐसे ही लोगों से आपको निरंतर मिलवाता रहूँगा, नया नया आइडिया मिलते रहेगा आपको। आप हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।